नमस्कार, स्वागत है आप सभी का निवेश के एबीसीडी में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और नया साल और नए साल में नई रणनीति। जी हां, 2026 की शुरुआत शेयर बाजार के लिए अहम मोड़ पर हो रही है। एक तरफ घरेलू निवेश मजबूत है, कमाई में सुधार के संकेत हैं, उम्मीद है विदेशी निवेशक फिर से भारत जैसे उभरते बाजारों की तरफ लौट आए। वहीं दूसरी तरफ कुछ हिस्सों में वैल्यूएशन ऊंचे लगते हैं। वैश्विक अनिश्चितता पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, इनफैक्ट बढ़ ही गई है, जिस तरह से ट्रंप साहब ने वेनेजुएला पर यहाँ पर अटैक किया है। लेकिन रिटेल निवेशक अब जो है असमंजस में है, कुछ सोच भी रहे हैं, जोखिम लें या संभल कर चलें। आज इसी पर हम बात करेंगे और हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं जिनकी आवाज आपके काम की है, जिनकी सोच आपके पोर्टफोलियो के काम की है और जिस तरह से आप अपने पोर्टफोलियो के लिए रणनीति बनाना चाहते हैं, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कितना जोखिम ले, कहां नहीं ले, मार्केट की साइकिल्स को कैसे समझे, डेटा क्या कहता है, इन सब पर बात करते हैं। इन्हीं सब पर आधारित राय रखते हैं हमारे ये जानकार। हमारे साथ हिलियोस कैपिटल के एमडी और सीईओ जुड़ गए हैं, जिनशो ईरानी। और जिनशो, आपका बहुत बहुत स्वागत है और नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। उम्मीद करते हैं कि पिछले साल से बेहतर पर्सनली प्रोफेशनली ये नया साल आपके लिए हो। धन्यवाद कविता जी, और आपको और आपके दर्शकों को भी नए साल की शुभकामनाएं। शुक्रिया। शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बताइएगा, अब नए साल के लिए कोई कामना करनी हो, ठीक है, सेक्टर स्टॉक्स पर तो हम बात करेंगे, उस पर तो मैं जाऊंगी ही, लेकिन अगर आपको 2026 के भारतीय शेयर बाजार को एक शब्द में बताना हो जो आप भांप पा रहे हैं अभी की स्थिति को देखते हुए, वो शब्द क्या होगा और क्यों? जी देखिए, एक्चुअली लेटेस्ट पिक्चर है, उसी वही मुंह पे आ रही है, धुरंधर। मुझे लग रहा है कि हमारा हमारा बाजार अभी हो गया 25। हाँ, अगर जो आप 25 की बात करें तो 25 वॉज इतना खराब भी नहीं था, इतना अच्छा भी नहीं था, लेकिन इतना खराब भी नहीं था, क्योंकि 25 में सारी जो बुरी खबरें हैं जो पॉसिबल थी ऑन इंटरनेशनल फ्रंट, डोमेस्टिक फ्रंट, वो सारी उभर के बाहर आई और फिर भी हमारा बाजार कुछ कर करा के 5-6% चल गया। और वो जो खराब खबरें तो आपको सबको पता है, यूएस का ट्रेड वॉर, इंडिया की पाकिस्तान के साथ लिमिटेड वॉर, फिर नेगेटिव अर्निंग्स ग्रोथ, और जो आपने देखा इंटरनेशनली भी जो ग्लोबल टेंशन्स हो रही थी, उसके बावजूद इंडिया ने जो किया वो किया। लेकिन आप ये देखिए कि हमने एक्चुअली इंडिया अकेला बाजार था जिसने इतना खराब किया होगा शायद ये 2025 में। अगर जो हम इमर्जिंग मार्केट की बात करें तो करीबन 24 कंट्रियां हैं उसमें, इंडेक्स में, एमएससीआई ईएम इंडेक्स में, जिसमें हमारी रैंकिंग 20वीं थी इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। और एक्चुअली ये पहली बारी मैंने देखा है एक साल में हमने 28% से अंडर परफॉर्म किया इंडेक्स को, ईएम इंडेक्स को। ईएम इंडेक्स डॉलर की बात हो रही है, यहाँ पे चला था 31% और हम ऊपर थे 3% ऑन ऑन डॉलर टर्म्स। अभी आप सोचिए कि 28% का अंडर परफॉर्मेंस आज तक मैंने तो नहीं देखा है कभी इंडिया का। एक फेज में देखा हो तो देखा हो शायद, लेकिन इतना लंबे अरसे तक होने का अंडर परफॉर्मेंस नहीं देखा है। तो मुझे ये लग रहा है, और एक्चुअली हमने पास भी देखा, जब भी हमने इतना बड़ा अंडर परफॉर्मेंस किया है एक रिबाउंड पक्का आया है और आउट परफॉर्मेंस इंडिया की गारंटीड है, वैसा है। और एक्चुअली आप देखिए पिछले लास्ट 1 या 2 महीने में हमने आउट परफॉर्म ही किया है वैसे ईएम को, तो उसके चलते हमारा 28% अंडर परफॉर्मेंस था। तो मेरे दिमाग में कोई शंका नहीं है कि मुझे लग रहा है कि ये 2026 हमें ऐसा लग रहा है कि आगे चल के थोड़ा इम्प्रूवमेंट आना चाहिए। और मैं इस बेसिस पे बोल रहा हूँ, नॉट ओनली ऑन द परफॉर्मेंस, नॉट ओनली ऑन द टेक्निकल साइड, पर इस बेसिस पे भी बोल रहा हूँ कि अर्निंग्स ग्रोथ जो एक बड़ा फैक्टर था हमारे अंडर परफॉर्मेंस का, वो अब एक रिवर्सल सा दिख रहा है हमें यहाँ पे, थैंक्स टू ऑब्वियसली जो फिजिकल मेजर्स और मॉनेटरी मेजर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई ने लिए हैं इस साल में। उसके चलते मुझे लगता है कि ये जो हमारा अर्निंग्स डी ग्रोथ था वो भी अर्निंग्स ग्रोथ की तरफ जा रहा है। और सितंबर का जो पहला ऐसा हमने क्वार्टर देखा जहां पे अपग्रेड्स साइकिल चालू हुए थे, और वो अगर जो सस्टेन रहा तो मुझे कोई शंका नहीं है कि 26 एक बहुत ही बेटर साल रहेगा देन 25। चलिए, वैसे अगर हम फाइनेंशियल ईयर के लिहाज से देखें तो आखिर की जो 2 तिमाहियां हैं वो अच्छे रहने की संभावना इसीलिए भी थी क्योंकि हमने जीएसटी महाबचत उत्सव देखा, इनकम टैक्स में जो पिछले बजट में राहत मिली है उसका एक इम्पैक्ट हमने आता हुआ देखा है, और अब जो है कहीं ना कहीं वो
अर्निंग सीजन्स पर आके दिखाई देगा, कंपनी के मार्जिन्स और ओवरऑल जो कंजम्पशन थीम है लोगों के खर्च में दिखाई देगा। बट उससे भी ज्यादा थोड़ा सा अगर मुझे एफआईआईज के नजरिए से बात समझनी हो, क्या उनकी वापसी होगी? मतलब बीच बीच में होती है लेकिन उसके बाद फिर ज्यादा रुझान उनका भारत से हटकर ही रहता है। अब लगता है आपको कि अब अगर वापसी हो तो लंबे समय तक आएंगे, या अनिश्चितता का माहौल जो कि ट्रम्प साहब लगातार बना ही रहे हैं उसकी वजह से वो दूर ही रहेंगे भारतीय बाजार से? जी देखिए, एक बड़ा ट्रिगर जो है वो तो ट्रम्प साहब ही होने वाले हैं कि अगर जिस दिन वो टैरिफ का एग्रीमेंट होगा हमारा, आई थिंक जो लॉन्ग पेंडिंग है, मतलब अभी तो ऑलमोस्ट साल होने वाला है उसको, हाँ। तो वो जब भी होगा एक बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा इंडिया के लिए, नॉट ओनली एफआई के पॉइंट ऑफ व्यू से बट ग्लोबली भी इंडिया का पर्सपेक्टिव चेंज होगा इन टर्म्स ऑफ अ फ्रेंडलियर नेशन एंड स्टफ लाइक दैट। तो वो तो यानी में परे रखते हैं कि वो उसका कोई सुझाव नहीं है हमारे पास आज की तारीख में। वो तो ऊपर की बातें हैं, सो वी लीव दैट देयर। पर आप अगर जो अर्निंग्स ग्रोथ की जैसे आपने बात की, मतलब आपने बोला कि जो हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, वो एक्चुअली सितंबर में ही जाके हमने देखा कि वहां पे वो क्वार्टर में, सितंबर का क्वार्टर जिसके फाइनल नंबर्स आई थिंक नवंबर मिडिल तक आ गए थे सबके पास, तो वहां पे हमने ये देखा कि जो एनएससी 500 है, ओवरऑल ग्रोथ तो 15% दिखाया अर्निंग्स का। बहरहाल वो ग्रोथ एक लो बेस पे थी क्योंकि सितंबर लास्ट ईयर 2024 की बात करें तो वो उसमें हमारा नेगेटिव ग्रोथ था, तो नेगेटिव ग्रोथ के सामने एक 15% ग्रोथ दिखा रहा है, इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर जो आप ब्रेकअप करें उसमें, तो लार्ज कैप की ग्रोथ 10% थी क्योंकि लास्ट ईयर जो सितंबर क्वार्टर में लार्ज कैप इतने गिरे नहीं थे, अर्निंग्स इतनी गिरी नहीं थी, इसलिए 10% ही ग्रोथ थी। लेकिन मिड कैप जो अराउंड 150 स्टॉक है, उनकी ग्रोथ कुछ 25% के आसपास थी, और स्मॉल कैप की बात करें तो वहां पे 37% के आसपास ग्रोथ थी। तो आप सोचिए कि ये ग्रोथ, इतनी बड़ी ग्रोथ जो आ रही है, एक लो बेस से तो आ ही रही है, लेकिन अगर जो सस्टेन रही तो मुझे कोई शंका नहीं है कि कोई भी जो बाहर बैठा है, क्योंकि ऑलरेडी वैल्यूएशंस आप देखें इंडिया के, तो शायद 10-15 साल के एवरेज पे आ गए हमारे वैल्यूएशंस, जो काफी स्ट्रेच हो गए थे। और दूसरा जो हमारा प्रीमियम था, जो काफी हद तक बिल्कुल ही 100% ओवर एंड अबव द एवरेज प्रीमियम हो गया था, वो भी इन लाइन हो गया हमारा प्रीमियम। तो अगर जो आप ये दो चीजें अगर ऐड करें और अर्निंग्स ग्रोथ ऐड करें, तो और अवश्य रुपी की जो स्टेबिलिटी है वो भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि 90 के आसपास जाके अभी रुपया शायद एक तरह से स्थिर सा हो गया है, शायद यहाँ से ज्यादा करेक्ट भी ना हो। तो इसलिए अगर जो आप ये तीनों क्लब करें तो मुझे लगता नहीं है कि ज्यादा देर होगी बिफोर हमारे जो एफ आई एस एफ पी आईज हैं वो वापस इंडिया में आना चालू कर देंगे। दिसंबर वॉज अ वेरी बैड मंथ एफ पी आई का, क्योंकि करेंसी आपने देखा ही था कि बुरे हाल थे, तो इसलिए आई थिंक काफी मूव आउट हुए थे। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये सस्टेन रहेगा आगे चल के। बिल्कुल। अब जरा उन हिस्सों की हम बात कर लेते हैं जहां मौके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ऐसे में मिड कैप स्मॉल कैप का जिक्र करना बहुत जरूरी होगा क्योंकि बहुत उम्मीदें हैं अब की बार के अर्निंग सीजन से। लेकिन क्या आपको लगता है कि एक सकारात्मक माहौल यहां पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है? बुनियादी तौर पर बदलाव क्या है कमाई, बैलेंस शीट, वैल्यूएशंस के फ्रंट पर? जी कविता जी, एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है कि स्मॉल और मिड कैप में क्योंकि काफी सफर किया है लास्ट ईयर, अगर जो कैलेंडर ईयर की बात करें तो आई थिंक स्मॉल कैप कोई 7-7.5% इंडेक्स डाउन था। बट अगर जो 7-7.5% इंडेक्स डाउन है तो आप सोचिए कंपोनेंट्स में कितना मार पड़ी होगी। तो मुझे लगता है रिटेल जो है वो काफी हद तक जरा सहमाया हुआ है, थोड़ा डरा हुआ है। तो इसलिए उसको वापस आने के लिए एक सस्टेन्ड आपको मूवमेंट देखना पड़ेगा, तब जाके वो वापस आएगा। और मिड कैप में तो खैर एनीवे, जैसे मैंने बोला कि पहले भी बोला हुआ है कि जो पॉपुलर स्टॉक्स है वो हमेशा पॉपुलर ही रहते हैं, इनफैक्ट लार्ज कैप भी बन जाते हैं। लेकिन एक चीज है, जहां पे भी आपने अर्निंग्स ग्रोथ देखी है, क्लैरिटी ऑफ अर्निंग्स ग्रोथ है, वो दोनों या मिड कैप हो या स्मॉल कैप हो, वो दोनों काफी हद तक चले हैं। इसलिए हमें लग रहा है कि जहां पे भी हमें, जैसे हमारा आपने स्मॉल कैप पोर्टफोलियो देखा होगा, उसमें जो भी स्टॉक हमारे पास है वहां पे वी आर वेरी क्लियर कि वहां पे एक्चुअली एक सस्टेनेबल ग्रोथ है, और लेकिन क्वालिटी भी बिल्ट है। क्योंकि स्मॉल कैप में नॉर्मली क्वालिटी नॉर्मली अनदेखी हो जाती है, क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, क्वालिटी ऑफ अकाउंटिंग, क्वालिटी ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, वो अनदेखी हो जाती है क्योंकि लोग सोचते हैं कि ग्रोथ आ रहा है अर्निंग्स में तो ये सब डिस्काउंट हो जाएगा, लेकिन नहीं होता है। इसलिए वी आर वेरी केयरफुल। तो हम ये सब देख के हम ग्रोथ भी देखते हैं। इसलिए हमें लग रहा है कि यहाँ पे आपको बड़ा सिलेक्टिवली कॉल लेने पड़ेंगे, और अल्टीमेटली ऑब्वियसली ये दो ही हैं जो
आपके बाजार को चलाएंगे आगे चल के, NSE 500 की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि लार्ज कैप में इतना ज्यादा कुछ ग्रोथ दिखेगा आपको यहाँ से, क्योंकि ऑलरेडी काफी हद तक वैल्यूएशंस काफी फुल हो चुके हैं वहां पे। और अगर जो हम हमारी बात करें, हमारे पास भी एक FPI लाइसेंस है जो सिंगापुर से मैनेज होता है, तो वहां पे तो हमने इन्फ्लोज ही देखे हैं और काफी मैं कह रहा हूँ एक्साइटमेंट आ गई थी अगस्त के अनाउंसमेंट के बाद प्राइम मिनिस्टर जी के, जब उन्होंने बोला था GST में अब वो रैशनलाइजेशन करने वाले हैं, तो उसके बाद काफी इंटरेस्ट आया है। और वो जो फ्लोज हमने देखे हैं अगस्त के बाद काफी अच्छे फ्लो थे, और वो भी एक्टिव मैनेजर के पास आए। तब सोचिए एक्टिव मैनेजर से हमारे, हम तो मिड कैप स्मॉल कैप के अपने आप को वो समझते हैं कि वी कैन पिक गुड स्टॉक्स, तो हमारे लिए तो ठीक ही रहा है सब। बिल्कुल। तो शुरुआत में जवाब में आपने धुरंधर का नाम लिया और अब मुझे लग रहा है कि पिक्चर अभी बाकी है, जहां तक मिड कैप स्मॉल कैप्स की बात है ना। तो उस पिक्चर में कुछ कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई कर देते हैं, सेक्टर्स के लिहाज से आपका कहाँ फोकस है 2026 में, कौन हीरो कौन फिसड्डी, जरा बताइएगा फिर। तो फिसड्डी ये अच्छा लगा, मैं स्कूल के बाद पहली बार ही सुना ये बट एनीवे, तो मैं ये बोल रहा था आपको कि हमारा तो एक्चुअली क्लैरिटी है बहुत ही, कि हमें लग रहा है कि जो डोमेस्टिक कंजम्पशन स्पेस है, और फॉर्चुनेटली मिड और स्मॉल में तो काफी ऑप्शन मिलते हैं, लार्ज के में बड़े लिमिटेड ऑप्शन मिलते हैं, FMCG ज्यादा मिलता है पर हमें वो पसंद नहीं है बिल्कुल भी। बट एनीवे जो मिड एंड स्मॉल में है वो डोमेस्टिक कंजम्पशन स्पेस रिलेटेड जो भी स्टोरी है वो बहुत बढ़िया है। और क्योंकि हम इसलिए बुलिश हैं डोमेस्टिक कंजम्पशन को लेके, क्योंकि हमें आपको अगर आप पूल देखें, हमारा जो एम्प्लॉई पूल है आज की तारीख में, ओवरऑल पूल इंडिया का, तो उसमें प्री मिलेनियल्स जो 80 से पहले जन्मे थे वो अभी बहुत कम हो गया, बहुत छोटा पोर्शन हो गया, अराउंड 28-29% का पोर्शन है उसमें। लेकिन पोस्ट मिलेनियल्स अभी 70 के आसपास है। मतलब आप अगर जो जनरेशन जी की बात करें तो वो तो अराउंड 38% पूल है उसका। और मैं इसलिए एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि जनरेशन जी जो है बड़ा एक्साइटिंग पूल है। मेरे तो दो है जनरेशन जी में, इसलिए आई कैन वाउच फॉर इट। सेविंग की बात नहीं होती है, खर्चे की बात होती है, और वो भी जैसे ही सेव होता है वो खर्चा ही करने वाले हैं। तो ये जो है, और लेवरेज करके, ऐसा नहीं है कि जैसे हमारा था, मुझे याद है मेरे पिताजी को मैं अगर जो बोलता कि मैं लोन लेके गाड़ी लेने वाला हूं, तो वो तो बड़े आग बुबूला हो जाते हैं उस समय। लेकिन आज की तारीख में तो ये तो डन डील है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि यहाँ से आपको कंजम्पशन जो होने वाला है, डोमेस्टिक कंजम्पशन, उसमें काफी एक्साइटिंग नेम्स मिलेंगे। और उसके चलते भी जो BFSI सेक्टर है जो कंज्यूमर फेसिंग है, वहां पे भी आपको काफी एक्साइटिंग नाम मिलेंगे टू प्ले विद गोइंग फॉरवर्ड। और जैसे फिसड्डी जो है, वो तो हमें जो एक्सटर्नल फेसिंग सेक्टर्स है, जो अब सबसे बड़ा हमारा जो सेक्टर है वो तो IT है, वो हमें लग रहा है कि मुझे नहीं लगता परफॉर्म करेगा बड़ा से बढ़िया से। और वो भी इसलिए कि AI जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, जनरेटिव AI, वहां पे काफी रीसेट होना पड़ेगा हमारी इंडस्ट्री को समझने के लिए, IT इंडस्ट्री को। तो इसलिए वो सेक्टर थोड़ा नमी में रहेगा। और FMCG हमें पसंद नहीं है, वो भी हमें काफी नमी में रहेगा, ऐसा लगता है। अच्छा, क्योंकि आपने IT का जिक्र किया है, दिनशो, अगर हम US के बाजार देखें तो वहां पर तो धड़ल्ले से AI स्टॉक्स का फायदा मिल रहा है लोगों को, है ना। हमारे यहाँ हम वो फायदा क्यों नहीं भुना पा रहे हैं? कहीं चूक हो गई है हमसे? जी कविता जी, एक्चुअली वो AI का तो हमारी स्टोरी अभी बची नहीं है। AI हमारे पास कोई स्टॉक ही नहीं है, और हाँ। एक्चुअली एक तरह से एक बूंद सा हो गया हमारे लिए। मतलब अच्छा हुआ कि AI नहीं था, क्योंकि आज की तारीख में जो सवाल उठ रहे हैं ग्लोबली, और जो मैं बता रहा था आपको कि हमारे पास जो फ्लोज आने शुरू हुए अगस्त के बाद के, तो वो जो जिनसे भी हम मिले वो यही बोल रहे थे कि US में आज की तारीख में रैली सिर्फ AI ड्रिवन रैली है। 10 स्टॉक है जो मेनली उस इंडेक्स को प्रॉप अप कर रहे हैं, बाकी 490 स्टॉक साइड में ही बैठे हुए, साइड लाइन में बैठे हुए हैं। तो इसलिए वरी ये है कि वहां वैल्यूएशंस काफी स्ट्रेच हो चुके हैं और काफी सवाल अभी उठ रहे हैं। तो इसलिए इंडिया अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि वहां पे नॉन AI प्ले हो गया है इंडिया आज की तारीख में। आप अगर जो बाय द वे हमारे इमर्जिंग एशिया में, हमारे सॉरी इमर्जिंग मार्केट में 4 ही बाजार हैं जो मेनली एब्जॉर्ब करते हैं बिग मनी। वो है चाइना, ताइवान, साउथ कोरिया और इंडिया। अभी साउथ कोरिया और ताइवान तो डायरेक्टली रिलेटेड है AI के, और चाइना जो है वो ऑब्वियसली पोर्शन एक है। जब बिग अपना डीप सी का आया था उसके बाद ही चाइना में रैली आई थी, तो लग रहा है कि वहां पे भी पैसा काफी AI का रिलेटेड गया था। तो इसलिए हमें लग रहा है कि इंडिया अभी बेटर प्लेस्ड है टू प्ले आउट दिस न्यू फ्लोज जो बाहर आएंगे उसके बाद। तो इसलिए एक तरह से हम बेनिफिट करेंगे। पर हमारी IT कंपनियां अनफॉर्चुनेटली वो उनको, जैसे मैंने बोला, AI के चलते
उनको एक रीसेट करना पड़ेगा, क्योंकि पूरा जो एम्प्लॉय पिरामिड है उनका, जहाँ पे बॉटम ऑफ द पिरामिड जो था वो सपोर्ट करता था मार्जिन्स को, वो पिरामिड अभी श्रिंक होगा और उसके चलते मार्जिन्स में एक इम्पैक्ट आएगा और ऑब्वियसली जो डील्स होगी वो भी थोड़ी स्लो डाउन होगी, तो इसलिए थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा। अच्छा, नया साल जो है हर नए नए ट्रेंड्स को सेट करता है। अब जैसे कि हम इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हैं तो कहीं पर बोला जाता है कि ये मंगल का साल है, सूर्य का साल है, ठीक है। तो वैसे ही मार्केट्स के लिहाज से अगर मुझे समझना हो तो ये साल 2026 कंजम्पशन के नाम कहेंगे आप? बिल्कुल जी, हमें तो ये लग रहा है कि 2026 हाँ। और आगे चल के भी हाँ, हमें लग अच्छा। रहा है कि हम वही करेंगे जो चाइना ने किया था इन द मिड 2010s, जब एक्चुअल ग्रोथ आ गई थी चाइना में, तो कंजम्पशन ड्रिवन ग्रोथ ही थी उनकी। तो वो हमें लग रहा है कि इंडिया आज की तारीख में भी उसी पड़ाव पे है। अराउंड 2600 $2700 पर कैपिटा हमारी इनकम है। तो हमें लग रहा है कि यहाँ से अगर जो ग्रोथ आएगी तो इसी को लेके आएगी। स्पीड ब्रेकर्स और बम्पर्स तो मेरे ख्याल से हर चाल में होते ही हैं और बाजार की फितरत भी है, एक ट्रैक में तो कभी चलता ही नहीं है। साल की शुरुआत ही देख लीजिए ना हमने किस नोट पर की है। तो अब सवाल यहाँ पर यह है कि रेड फ्लैग्स आपके मुताबिक अगर हो, भले ही ग्लोबल ड्रिवन हो, क्या हो सकते हैं हमारे लिए ट्रम्प साहब के अलावा, क्योंकि वो अपने आप में टेकन काउंटेड इन है कि है रेड फ्लैग वहां से जो भी होगा। अपार्ट फ्रॉम ट्रेड डील वो आ जाती है तो ऑब्वियसली हमारे लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव सेंटिमेंट होगा, बट उसके अलावा क्या? जी, उसके अलावा एक्चुअली जो मेजर हमें लग रहा है कि एक रेड फ्लैग जो हो सकता है वो जियोपॉलिटिकल हो सकता है रादर देन एनीथिंग एल्स। आपने ट्रम्प जी की जिक्र किया, लेकिन वही एक जो बड़ा ऐसा हमें तो रेड फ्लैग वही लग रहे हैं इन द सेंस के जैसे वेनेजुएला में हुआ है, अभी ग्रीनलैंड की बात हो रही है, अभी पता नहीं कहाँ कहाँ जाके क्या होगा। और चाइना को ज़्यादा बढ़ावा मिल गया तो वो जाके शायद ताइवान को देखेंगे। तो ये सब जो है कोई बहुत बड़ा एक ब्लैक होल है, इसलिए हम तो यही प्रार्थना कर रहे हैं कि ये सब ना हो और चलता रहे बाजार हमारे इवन कील पे। और दूसरा जो हमें पड़ाव ये लग रहा है कि हमें ऐसा लग रहा है कि एंड ऑफ दिस ईयर, कैलेंडर ईयर की बात कर रहा हूं मैं, ये कैलेंडर ईयर के एंड में जाके एक इन्फ्लेशन वापस इंडिया को तंग करने लगेगा। लेकिन जो हमने देखा है आरबीआई इतना प्रोएक्टिव रहा है टू पुल अप इन्फ्लेशन ऑल्सो। आज की तारीख में तो बहुत लो इन्फ्लेशन है, पर इसीलिए उन्होंने इतना कट किया, इंटरेस्ट रेट कट किए हैं, फ्लोज बढ़ा दिए हैं, लिक्विडिटी फ्लोज वगैरह। तो हमें लग रहा है कि वो अच्छी तरह बेहतरीन तरीके से मैनेज कर लेंगे, बट दैट बी अ प्रॉब्लम जो एंड में दिखेगा। आज की तारीख में तो हमें लग रहा नहीं है ऐसा कुछ ज्यादा मेजर प्रॉब्लम है। एक तो डील का तो बहुत ही बड़ा इशू है, होपफुली टैरिफ्स बढ़े ना, बस वही हमारी प्रार्थना है, और गिरे तो बहुत ही बढ़िया है। बिल्कुल, लेकिन देखिए यहाँ पे जिस तरह से हम अब रेड फ्लैग्स की बात कर रहे हैं, अनिश्चितताएं तो हमेशा रहेंगी। क्या इसीलिए भी समय ज़रूरी है कि आप लार्ज कैप्स में हैवी रहें? हम जानते हैं कि यहाँ पर अगर आपको कमाई चाहिए, और देखिए विकसित भारत, उभरते भारत की जब भी कहानी अभी गढ़ रही है तो उसमें मिड कैप, स्मॉल कैप्स ही लीड करेंगे, ठीक है। लेकिन हैविंग सेड दैट, रिस्क अगर आप बहुत नहीं उठाना चाहते हैं तो लार्ज कैप हैवी पोर्टफोलियो रखें, क्या ये एक सही एक्सपोजर वाइज विद इन इक्विटी? जी देखिए, आइडियली अगर जो रिस्क नहीं उठाना तो ऑब्वियसली आप डेट में हाँ। ही चले जाइए। आप हाँ। क्यों, आप फिर आज के भी क्यों लेने आपको। बट एनीवे, द पॉइंट इज कि अगर जो आपको रिटर्न चाहिए हाँ। और आपको अगर जो स्टेबिलिटी चाहिए अपने रिटर्न की, तो आप फ्लेक्सी कैप देखिए। लार्ज कैप अकेले आई डोंट थिंक विल बी एबल टू इतना बढ़िया आपको रिटर्न दे सकेगा, वो शायद आपको डिसअपॉइंट ही करेगा चल के। लेकिन अगर जो आपको फ्लेक्सी कैप जो अच्छा मैनेजर है, वो जो बिल्कुल मिक्स एंड मैच कर रहा है बराबर से, वो बढ़िया रहता है सबके लिए। और अगर जो आपको ग्रोथ चाहिए तो ऑब्वियसली मिड एंड स्मॉल कैप जो है फंड्स, वही हमें लग रहा है कि यहाँ से बेहतरीन परफॉर्म करेंगे एज कम्पेयर टू द लार्ज कैप्स। लेकिन अब देखिए ना, यहाँ पर कहानी में सोने चांदी को तो हम भूल ही गए, और साथ ही अब तो कॉपर एल्यूमिनियम भी शामिल हो गए हैं, और महंगाई मेरे ख्याल से बढ़ेगी जिस तरह से हम कॉपर के दाम बढ़ते हुए देख रहे हैं। अब इनका भी अब जैसे कि हम देखते हैं फिल्म में सपोर्टिंग एक्टर्स होते हैं, ये मेन स्ट्रीम में आ चुके हैं, ये बिल्कुल मेन कास्टिंग में आ चुके हैं। आप सोना चांदी मिस नहीं कर सकते। कोर पोर्टफोलियो, सेफ हेवन की तो अपील हमेशा ही रहेगी इनकी, बट कोर पोर्टफोलियो में अब इसको डालना चाहिए। हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन का जो एक कॉन्सेप्ट था उससे आगे बढ़ गए हैं ये। जी एक्चुअली ये पहली बार है जब ग्लोबली, इंडिया छोड़ दीजिए आप, बट ग्लोबली प्रेशियस मेटल भी चले और मार्केट्स भी चले साथ में। नॉर्मली अलग ही चाल चलते हैं, प्रेशियस मेटल चलते हैं तो मार्केट
नहीं चलते हैं या मार्केट चलते तो प्रेशर मेकर नहीं चलते। आप ये समझिए कि ये इस बार ये जो डीकपलिंग हुआ है वो इसलिए हुआ है क्योंकि एक तो जैसे हमारे जो डोनाल्ड ट्रम्प जी जो आगे प्रेसिडेंट, वो काफी अनसर्टनिटी लाए हैं ट्रेड में ही नहीं पर जियोपॉलिटिकली भी। तो उसके चलते जो ये उथल पुथल होता है, ऑब्वियसली एक अनसर्टनिटी को हेज करने के लिए आपको एक सेफ्टी चाहिए होती है, तो इसलिए आप प्रेशियस मेटल्स में घुस गए। पहले तो गोल्ड की बात होती थी, अभी तो सिल्वर ज्यादा बेहतरीन कर रहा है देन गोल्ड। पर सिल्वर की भी अलग स्टोरी है। वो बोलते हैं कि नए नए जो इंडस्ट्रीज आ रही हैं उनमें सिल्वर कंजम्पशन बढ़ने वाला है वगैरह, वो सब होने वाला है। लेकिन आप सोचिए फ्रॉम द इंडस्ट्री जो कंज्यूम कर रही है उसको भी तो हिट होने वाला है। तो इसलिए वो एक हद तक ही हो सकता है, उसके बियॉन्ड तो आप सब स्टोरियां हैं। पर हमें लग रहा है कि अभी यहाँ पे आपको थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा। ये दो में भी एक सिंगल सिंपल ऐसी वन साइड स्टोरियां नहीं होती है लाइफ में। तो हमें लग रहा है कि यहाँ पे भी शायद एक जरा आपको संभल के रहना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ बाइंग गोल्ड एंड सिल्वर। अच्छा, आखिर में क्योंकि अब बहुत बड़ा इवेंट घरेलू बाजार के लिहाज से तो बजट है, ठीक है, तो अब आप हैं वित्त मंत्री, मान लेते हैं, ठीक है, आप वित्त मंत्री हैं, बताइए क्या करेंगे बजट में ओवरऑल इकोनॉमी के लिहाज से, और जिस तरह से हम अनिश्चितताएं ग्लोबली भी देख रहे हैं, सभी बातों को ध्यान में रखते हुए। जी देखिए, मैं तो वित्त मंत्री बन नहीं सकता क्योंकि मेरा बड़ा बायस है इक्विटी की तरफ। तो मैं तो शायद इक्विटी की बातें करूंगा वहां पे, इसलिए मुझे तो बना नहीं सकते। लेकिन आप अगर जो मेरे को बना देते तो पहली चीज तो मैं जो है कैपिटल गेन्स टैक्स शॉर्ट टर्म रख लेता पर लॉन्ग टर्म में निकाल देता। क्योंकि मुझे अगर जो चाहिए, लोग चाहिए कि आप ट्रेडिंग ना करें, तो प्रॉब्ली मैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स रखता कि आप ट्रेडिंग मत कीजिए, पर लॉन्ग टर्म बिकॉज मुझे चाहिए कि लोग पार्टिसिपेट करें इक्विटी मार्केट्स में। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स मैं हटा देता, प्रॉब्ली एसटीटी बढ़ा देता क्योंकि मेरे को रेवेन्यू में हिट नहीं चाहिए। और एसटीटी तो एक्चुअली डेली फ्लो है। लॉन्ग टर्म तो आप वेट करते हैं कि जब बेचेगा तब मुझे मिलेंगे टैक्स, पर जो डेली ट्रेड करते हैं उनके हिसाब से एसटीटी थोड़ा बढ़ा के मैं वो अंदर कर लेता, तो उसके हिसाब से कंपेंसेट कर देता। और मैं बता रहा हूँ इक्विटी मार्केट वुड हैव बीन वेरी वाइब्रेंट अगर जो ये हो जाता सबके लिए, मतलब नॉट ओनली फॉर एफपीआईज बट आल्सो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के लिए। कब बन रहे हैं आप वित्त मंत्री? अब ये सब सुनने के बाद तो हम बस चाहते हैं कि आप बन ही जाए हैं। नहीं चलिए, पता नहीं आपको, देखिए जिंदगी कभी कोई किताब के साथ तो आती है नहीं, हो सकता है ये भी मुमकिन हो जाए। फिर आपका ये इंटरव्यू मैं जरूर तब चलाऊंगी, यही भाप के हमने जो है इनको बनाया। बहरहाल हमेशा अच्छा लगता है आपसे बातचीत करके। समय मेरे पास कम है लेकिन सवाल बहुत है, अगली बार आपको वापस से बुलाएंगे और तकलीफ देंगे और फिर से बातचीत होगी। लेकिन फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अंशु, अच्छा लगा बातचीत करके, शुक्रिया। धन्यवाद कविता जी। चलिए इसी के साथ निवेश की एबीसीडी को हम यही समेटते हैं इस एपिसोड में। फिलहाल इतना ही। कोई सवाल जवाब हो तो आप भेज सकते हैं हमारे यूट्यूब पर और कमेंट बॉक्स पे सवाल डाल दीजिए। कोई भी जवाब हो हम एक्सपर्ट्स के जरिए आपको जवाब दिलवाएंगे। नमस्कार।